खबरों में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। अधीर रंजन चौधरी के निलंबन के विरोध में विपक्ष ने किया प्रदर्शन। जज की गिरफ्तारी के विरोध में वकीलों ने किया वर्क सस्पेंड, पंचकुला की विशेष अदालत में तैनात थे। रोहतक में हुई आर्मी जवान की हत्या में शामिल एक आरोपी हुआ गिरफ्तार, 5 दिन की पुलिस रिमांड पर, इसीलिए हुआ था मोहित का मर्डर। नूंह में 11 दिन बाद खुले स्कूलों में पसरा रहा सन्नाटा, नहीं पहुंचे बच्चे, अध्यापकों ने समय से पहले कर दी छुट्टी। नगर की सफाई व्यवस्था की जिम्मेदारी संभाल रहा विभाग खुद बीमार, छत पर रखी पानी की टंकी में मरा हुआ मिला बंदर। सुप्रीम कोर्ट में 370 के खिलाफ सुनवाई का 5वां दिन, चीफ जस्टिस ने कहा जम्मू कश्मीर का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ था। हरियाणा में 6,600 कांस्टेबल भर्ती का रास्ता साफ, हाईकोर्ट ने रद्द की सभी याचिकाएं, जल्द सरकार कराएगी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की ज्वाइनिंग। बीसीसीआई ने संसार का सबसे धनी क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बनकर एक बार फिर दिखी बादशाहत। इसी तरह की तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल के साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं बोलूंगा तो पोल खोलूंगा न्यूज चैनल। आइए बढ़ते हैं खबरें विस्तार से। महम शहर की साफ सफाई की जिम्मेदारी जिस विभाग की है वह खुद अपने कार्यालय को साफ स्वच्छ नहीं रख पा रहा है। ऐसा ही आज एक घटना देखने को मिली। महम स्वास्थ्य विभाग के हेल्थ इंस्पेक्टर सुनील अहलावत और उनकी टीम ने महम नगर पालिका कार्यालय का निरीक्षण किया। डेंगू का लार्वा चेक करने के लिए नगर पालिका कार्यालय के छत पर रखी टंकी को जब चेक किया गया तो आंखें फटी की फटी रह गई। टंकी के अंदर मृत बंदर पिछले कई दिनों से पड़ा था, पूरा पानी बदबूदार हो चुका था। महम नपा प्रशासन की घोर लापरवाही देखने को मिली है। ऐसे में अगर वह अपनी टंकियों की सफाई नहीं रख सकते तो शहर की सफाई की क्या उम्मीद रखी जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग की टीम पहले भी कई बार साफ सफाई को लेकर नोटिस जारी कर चुकी है, लेकिन नकारात्मक प्रशासन के कानों में जू तक नहीं रेंगती। हरियाणा में 2021 की कांस्टेबल भर्ती मामले में हाईकोर्ट ने चयनित उम्मीदवारों को बड़ी राहत दी है। शुक्रवार को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं को रद्द कर दिया है। अब जल्द ही चयनित उम्मीदवारों की ज्वाइनिंग की जाएगी। इस मामले को लेकर दायर सभी याचिकाओं पर हाईकोर्ट में एक साथ सुनवाई चल रही थी। पुरुष कांस्टेबल वाली याचिका में सरकार ने मौखिक रूप से कोर्ट में ये स्वीकार किया था कि याचिका विचाराधीन रहने तक चयनित पुरुष कांस्टेबल को नियुक्ति पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया (BCCI) दुनिया का सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड है और इसने कमाई के मामले में एक बार फिर अपनी बादशाहत दिखाई है। BCCI ने 5 सालों के दौरान 27,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई कर ली है। वित्त वर्ष 2018 से 2022 के 5 सालों के दौरान BCCI को कुल 27,411 करोड़ रुपए से ज्यादा का राजस्व हासिल हुआ है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने इस बात की जानकारी राज्यसभा में दी है। BCCI ने इस 5 सालों में अच्छा खासा टैक्स भी अदा किया है और इसका आंकड़ा 4,298 करोड़ रुपए का रहा है। BCCI ने इन 5 सालों के दौरान 15,170 करोड़ रुपए का खर्च दर्शाया है। BCCI ने वित्त वर्ष 2018 में 2,917 करोड़ रुपए का राजस्व दिखाया था, जो वित्त वर्ष 2022 में उछलकर 7,606 करोड़ रुपए तक जा पहुंचा। इसके पीछे मुख्य रूप से IPL और भारतीय क्रिकेट के मीडिया राइट्स के दाम में आया उछाल वजह रहा है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को चुनौती देने वाली 23 याचिकाओं पर गुरुवार 10 अगस्त को 5वें दिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिकाकर्ता मुजफ्फर इकबाल की ओर से सीनियर एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम और जफर शाह ने अपनी बात रखी। सुब्रमण्यम ने कहा, जम्मू कश्मीर को 370 का दर्जा दिया गया था। इसका मतलब यह नहीं है कि यह राज्य को सब कुछ बेरोक टोक करने की शक्तियां मिल गई थी। 370 को वो जरिया था जिसके तहत राज्य में संविधान को लागू किया जा रहा था। वहीं चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा, जम्मू कश्मीर का भारत में विलय बिना शर्त के हुआ था। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में 3 साल बाद सुनवाई हो रही है।
सुनवाई करने वाले 5 जजों की बेंच में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एस.के. कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस सूर्यकांत शामिल है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पहले 3 दिन 2, 3 और 8 अगस्त को एडवोकेट कपिल सिब्बल ने दलीलें दी थी। इसके बाद गोपाल सुब्रमण्यम ने 9 अगस्त को दलीलें दी। कोर्ट रूम लाइव। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। अनुच्छेदन 1 कहता है भारत राज्यों का संघ होगा। संप्रभुता के हस्ताक्षरण के बाद जम्मू कश्मीर भी इसमें शामिल है। हम अनुच्छेद 370 के बनने के बाद के संविधान को एक ऐसे दस्तावेज के रूप में नहीं पढ़ सकते हैं जो जम्मू कश्मीर की संप्रभुता के कुछ अंश को बरकरार रखता है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। जम्मू कश्मीर के अलावा किसी अन्य भारतीय राज्य का मामला लीजिए। राज्य सूची के विषयों के लिए किसी भी राज्य के लिए कानून बनाने की संसद की शक्ति पर प्रतिबंध है। विधायी शक्तियों के वितरण से इस बात पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि संप्रभुता भारत में निहित है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़। 5 अगस्त 2019 की पूर्व संध्या पर कौन से प्रावधान अपवाद के रूप में मौजूद थे जो 370 खत्म करने से पूरी तरह से बदल गए? जफर शाह। अगर हमें अनुच्छेद 370 नहीं चाहिए तो हमें यह देखना होगा कि क्या यह अस्थायी था या स्थायी हो गया, क्योंकि इसे हटाने के लिए मशीनरी मौजूद नहीं थी। जस्टिस कौल। अगर उस मशीनरी को दोबारा बनाया जाए तो क्या 370 को हटाया जा सकता है? जफर शाह। यानी संविधान सभा दोबारा बनाई जाएगी, लेकिन कौन सी संविधान सभा? जफर शाह। 370 की लीगल वैल्यू क्या है? मंत्रिपरिषद। क्या यह लोगों की राजनीतिक उपस्थिति को नहीं दर्शाती? क्या इससे पता नहीं चलता कि जनता के प्रतिनिधि मौजूद है? क्या यह लोकतंत्र का तत्व नहीं दर्शाता? जफर शाह। आज 370 की व्यवस्था इस आधार पर करने की जरूरत है कि इसका मकसद क्या है। सीजेआई। क्या इस मुद्दे शाह अपनी बात को संक्षिप्त में समझा सकते हैं? जफर शाह। भारतीय संविधान के सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर पर होते हैं जो नहीं हो पाए। ये 69 साल में संविधान सभा या जम्मू कश्मीर सरकार द्वारा नहीं किए गए थे। हरियाणा के नूंह जिले में गत 31 जुलाई को भड़की हिंसा के बाद जिले में इतिहास के तौर पर धारा 144 लगाई गई थी, जिसमें एहतियात के तौर पर तय स्कूल, कॉलेज व बाजारों सहित अन्य गतिविधियों पर रोक लगा दी गई थी। जिले में जैसे जैसे हालात सामान्य हुए वैसे ही प्रशासन ने नूंह में धारा 144 में कुछ ढील दी और स्कूल खोलने, बस सेवाएं पूरी तरह से बहाल करने के निर्देश दिए। हिंसा के करीब 11 दिन बाद फिर से स्कूल खुले हैं। शुक्रवार को स्कूल खुलने का पहला दिन था। जिले में स्कूल जरूर खुले, लेकिन यहाँ आने वाले बच्चों की संख्या काफी कम थी। जिला पुलिस की अपराध जांच शाखा प्रथम ने चमारिया गांव में आर्मी जवान की हत्या में शामिल एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। उसे गुरुवार को कोर्ट में पेश कर 5 दिन की पुलिस रिमांड पर लिया गया है। हत्याकांड में शामिल बाकी आरोपियों को पकड़ने के लिए पुलिस टीम छापा मार रही है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को चमारिया गांव में आर्मी जवान मोहित की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 8 अगस्त को मोहित बुलेट मोटरसाइकिल पर भतीजे जश्न को स्कूल छोड़कर घर लौट रहा था। मृतक के चाचा कुलदीप की शिकायत पर चमारिया गांव के ही संदीप अन्य के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया गया था। 16 जून 2020 को मोहित के पिता भूप सिंह की हत्या कर दी गई थी। उस मामले में मोहित गवाह था और गुरुवार को कोर्ट में गवाही होनी थी। 26 वर्षीय मोहित की 2 साल पहले इंडियन आर्मी में भर्ती हुई थी। फिलहाल मोहित की पोस्टिंग बरेली में थी। वह कोर्ट में गवाही देने के लिए 12 दिन पहले 1 महीने की छुट्टी पर गांव आया हुआ था। पुलिस को दिए गए बयान में मृतक के चाचा ने बताया था कि आरोपी संदीप ने ही 3 साल पहले उसके भाई भूप सिंह की हत्या की थी। वह फिलहाल सोनीपत के गोरड़ गांव में रह रहा है। सदर पुलिस स्टेशन में इस संबंध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302, 34 और शस्त्र अधिनियम की धारा के तहत केस दर्ज किया गया था। रोहतक जिला बार के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने बताया कि एडीजे सेशन जज सुधीर परमार जिला बार के वकील रहे हैं। वे अब पंचकुला की विशेष अदालत में एडीजे के तौर पर कार्यरत थे। वे न केवल ईमानदार रहे बल्कि साफ छवि के व्यक्ति हैं। इसके बावजूद सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए उन्हें फंसा रही है।
पंचकुला की विशेष अदालत के एडीजे सुधीर परमार की गिरफ्तारी के विरोध में शुक्रवार सुबह जिला बार के वकीलों ने वर्क सस्पेंड कर दिया। वकील तो दूर, मुंशी तक को अदालत में नहीं जाने दिया गया। शनिवार को पहले से ही वकीलों का साप्ताहिक वर्क सस्पेंड है। अब सोमवार को ही अदालत में सामान्य तरीके से कामकाज हो सकेगा। जिला बार के प्रधान लोकेंद्र फोगाट ने बताया कि एडीजे सेशन जज सुधीर परमार जिला बार के वकील रहे हैं। वे अब पंचकुला की विशेष अदालत में एडीजे के तौर पर कार्यरत थे। वे न केवल ईमानदार रहे हैं बल्कि साफ छवि के व्यक्ति हैं। इसके बावजूद सरकार न्यायपालिका पर दबाव बनाने के लिए फंसा रही है। इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कार्यवाही के विरोध में प्रदेश भर से वकीलों ने आज वर्क सस्पेंड रखा है। रोहतक में कोई भी वकील अदालत में पेश नहीं होगा। अगर किसी ने नियम तोड़ा तो 11,000 रुपए का दंड लगाया जाएगा। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी को सदन से निलंबित करने को लेकर विपक्षी दलों के नेता शुक्रवार दोपहर संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन करेंगे। विरोध प्रदर्शन के दौरान विपक्षी नेता संसद में BR अम्बेडकर प्रतिमा तक मार्च करेंगे। उन्होंने कहा, विपक्षी नेता अधीर रंजन चौधरी के निलंबन को लेकर आज दोपहर 12:30 बजे डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिमा के सामने विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने गुरुवार शाम को लोकसभा में चौधरी के निलंबन के लिए एक प्रस्ताव पेश किया और कहा कि जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मंत्री बोलते हैं या बहस चल रही होती है तो वह सदन में बाधा डालते हैं। प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान प्रधानमंत्री पर चौधरी की कुछ टिप्पणियों के बाद सत्ता पक्ष ने नाराजगी जताई थी, जिसके बाद यह प्रस्ताव पेश किया गया था। विशेषाधिकार समिति द्वारा जांच लंबित रहने तक लोकसभा से अपने निलंबन पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि नीरव का मतलब चुप रहना है और उनका इरादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अपमान करना नहीं था। मैंने पीएम मोदी का अपमान नहीं किया है। मोदी जी हर बात पर बोलते हैं, लेकिन मणिपुर मुद्दे पर वह नीरव बैठे हैं, जिसका मतलब है चुप बैठना। नीरव का मतलब है चुप रहना। मेरा इरादा पीएम मोदी का अपमान करना नहीं था। पीएम मोदी ने ऐसा किया। ऐसा नहीं लगता कि उनका अपमान किया गया। उनके दरबारियों को ऐसा लगा और उन्होंने मेरे खिलाफ यह प्रस्ताव लाया। मुझे पता चला कि मामला विशेषाधिकार समिति को भेज दिया गया है और मुझे निलंबित कर दिया गया है। चौधरी ने कहा कि उन्होंने आरोप लगाया है कि पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी का अपमान किया है और यह रिकॉर्ड में है। उन्होंने कहा, अगर पीएम मोदी 100 बार भी प्रधानमंत्री बनेंगे तो भी हमें कोई आपत्ति नहीं है। पीएम उन्होंने आगे कहा। चौधरी ने आगे कहा, पिछले 3 दिनों से अविश्वास प्रस्ताव पर बहस चल रही है और आज प्रधानमंत्री ने लोकसभा को संबोधित किया और उठाए गए सवालों का जवाब देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने सबसे विवादास्पद मुद्दे को नजरअंदाज कर दिया। मैंने पीएम से चर्चा की कि हम उन्हें अविश्वास प्रस्ताव पर संसद में आने के लिए मजबूर करना पड़ा और मुझे यह अच्छा नहीं लगा। चौधरी ने कहा कि उन्होंने 2 बातें कही है और अगर इसका गलत मतलब निकाला गया तो इसमें उनकी गलती नहीं है। मणिपुर पर चुप,